हर रविवार सुबह वो छोटी सी बच्ची खिड़की से बाहर देखती थी और चुपचाप रोने लगती थी। कोई नहीं समझ पाया कि उसका दिल क्यों टूटता है, एक ही जगह को देखकर, एक ही बात दोहराते हुए, मुझे वहां जाना है, अभी जाना है। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबने सोचा ये तो बस एक और अनाथ बच्ची की कल्पना है। लेकिन उस दिन जब उसकी बात मानी गई, जो हुआ उसने सबकी जिंदगी बदल दी। कुछ सच्चाइयां इतनी गहराई से दबी होती हैं कि वो समय के साथ दफन हो जाती हैं, लेकिन जब एक मासूम दिल उन्हें जगाता है तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है। हर इतवार की सुबह जब अस्सी घाट के एक पुराने अनाथालय में सब बच्चे अभी तक नींद में डूबे होते थे, 5 साल की छोटी आन्या चुपके से उठ जाती थी। पतझड़ के मौसम में भी बिना चप्पल के वो खिड़की के पास जाकर अपना चेहरा उसके धुंधले शीशे से लगा देती थी। उसकी सांसें शीशे पर निशान छोड़ती जाती थी और उसके होठों से हर बार वही लफ्ज निकालते थे, मैं मां से मिलने जाना चाहती हूं। ये एक मासूम गुजारिश नहीं थी, ये एक चीख थी जो दिल के किसी गहरे अंधेरे कोने से निकाल रही थी। एक ऐसी चीख जिसे किसी ने ठीक से सुना तक नहीं था। आन्या बोलती बहुत कम थी और उसके गले में एक लाल धागा था, एक ताबिज जिसके बारे में कोई नहीं जानता था ये कहां से आया। और सबसे अजीब बात, उसने कभी कब्रिस्तान नहीं देखा था, पर वो वाराणसी के पुराने शमशान तक का रास्ता बिना किसी चूक के बताने लगती थी। एक दिन उसकी चीख इतनी तेज थी कि अनाथालय के आंगन में खेलते सभी बच्चों ने अपना खेल बैंड कर दिया। पार्वती, जो उस अनाथालय की प्रमुख थी, एक विधवा और भगवान विश्वनाथ की कठिन भक्त, ने पहली बार उस आवाज में कुछ ऐसा महसूस किया जो उसके रोम रोम को हिला गया। सिर्फ इसलिए ले जाऊंगी ताकि साबित हो जाए कि यह उसके मन का वहम है, उसने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में कुछ टूट गया था। शायद खुद पार्वती भी नहीं जानती थी क्यों उस दिन उसने आन्या का हाथ पकड़ा और उसे ले गई कब्रिस्तान। जब वो दोनों वाराणसी के उस जीर्णा और जुंग लगे दरवाजे से अंदर गई, हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक चाली जाती थी। आन्या ने जमीन की मिट्टी में अपने नंगे पैर धंसाए और आसमान की तरफ देखा, जैसे कुछ देख रही हो या सुन रही हो जो किसी और को सुनाई नहीं देता। फिर बिना किसी चुक के, बिना किसी शाक के, वो दौड़ गई। कब्रिस्तान के पुराने कब्रों के बीच से दौड़ती हुई उसने पार्वती के चीखों को भी अनदेखा कर दिया और फिर अचानक एक कब्र के सामने रुक गई। पत्थर पुराना था, मौस से भरा हुआ। उसने अपनी छोटी उंगली से उस पर इशारा किया, थरथारते हाथों से, यही है, मेरी मां यहां सो रही है। पार्वती का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो उस पत्थर पर झुकी। लिखा था, कविता मिश्रा, डिसीज्ड 6 साल पहले। एक ऐसी औरत जिसे दुनिया की तेज रफ्तार भूल गई। ये उस कब्र पर लिखा था। कोई तस्वीर नहीं, कोई फूल नहीं, सिर्फ एक बेहाल चुप कब्र। पर जो चीज सबसे ज्यादा हिला देने वाली थी वो ये थी कि आन्या ने इस जगह को बिना कभी आके कैसे पहचाना। एक 5 साल की लड़की जो कभी इस शहर के उस कोने तक गई ही नहीं, कैसे जानती थी यहां क्या छुपा है। पार्वती ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसने आन्या का हाथ पकड़ा और बिना एक शब्द कहे वापस लौट गई। मगर उस रात जब सब सो रहे थे, पार्वती अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही, एक पुरानी डायरी हाथ में लिए। उस डायरी में कुछ नहीं था सिवाय उस लाल धागे के जैसा एक पुराना ताबिज के जो किसी पेज के बीच से गिर गया था। उसके हाथ कांपने लगे। कुछ तो था जो चोटने लग रहा था, एक कहानी, एक राज जो अभी तक जमीन के नीचे दबा हुआ था। और उस पल पार्वती ने फैसला कर लिया, ये सिर्फ एक छोटी लड़की का दर्द नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो कब्रिस्तान में जिंदा था और दुनिया से छुपाया गया था। अगली सुबह जब पार्वती ने मंदिर में प्रार्थना पूरी की, उसके हाथ अभी भी कल के कब्रिस्तान की मिट्टी से मैली थे। आन्या के साथ गुजारी वो शाम उसके मन में बार बार गूंज रही थी। हर बार जब उसने अपनी आंखों के सामने उस छोटी लड़की को उस कब्र के सामने देखते देखा, कुछ उसके अंदर टूटता हुआ महसूस हुआ। उस पत्थर पर लिखा हुआ नाम, कविता मिश्रा। कोई पहचान नहीं थी उसके लिए, लेकिन जिस तरह से आन्या ने बिना झिझक उस कब्र की तरफ इशारा किया था, वो याद उसके दिल में गहरा निशान छोड़ गई थी।
अनाथालय लौटकर परवाती ने सीधा पुराने दफ्तर की अलमारी खोली। हर एक फिले, हर एक पन्ना, हर एक नाम को उसने छां मारा। आन्या के डॉक्यूमेंट्स में मां का नाम खाली था, अज्ञात लिखा था, कोई जानकारी नहीं। लेकिन उस रात जब उसने थकान से हारी आंखों के साथ सोचने की कोशिश की तो उसे एक अजीब सपना आया। एक औरत काली साड़ी में, छोटी बिंदी, आंखों के नीचे गहरी लकीरें, एक बच्चा अपनी गोद में पकड़े खड़ी थी। उस औरत की आंखों में एक डर था और एक विश्वास भी। जब परवाती ने नींद से झटके में आंख खोली तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सपना था या याद, ये उससे समझ नहीं आया। लेकिन एक बात तय थी, कविता मिश्रा का नाम सिर्फ एक कब्र तक सीमित नहीं था। दूसरे दिन परवाती पूरे जोश के साथ हॉस्पिटल म्यूनिसिपल पहुंची। रिकॉर्ड सेक्शन में घंटों तक फाइल दर फाइल ढूंढती रही। आखिरकार एक पुराने रजिस्टर में कविता का नाम मिला, क्लीनिंग स्टाफ, इंटरनल, 11 ईयर्स। हस फाइल में लिखा था कि कविता को एक जानलेवा बीमारी के चलते एडमिट किया गया था और कुछ हफ्तों बाद उसकी मौत हो गई। पर एक और एंट्री ने परवाती को अंदर तक हिला दिया। कविता के हॉस्पिटल में भर्ती होने से थोड़ा पहले उसने 1-2 महीने के बीमार बच्चे के साथ एडमिशन लिया था। बच्चे का नाम नहीं था, सिर्फ इन्फेंट फीमेल, कंडीशन क्रिटिकल। पर उस बच्चे का रिकॉर्ड उसके बाद से कहीं नहीं था। कोई ट्रांसफर नोट, कोई डिस्चार्ज स्लिप, कुछ भी नहीं। परवाती ने तुरंत हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछा, किसी को कुछ याद नहीं था। रिसेप्शनिस्ट बदली जा चुकी थी, वार्ड नर्स रिटायर हो गई थी। एक सफाई कर्मचारी जो कविता के साथ काम करती थी कहने लगी, वो औरत चुप थी, हर वक्त काम करती रहती थी। पर एक दिन जब वो हॉस्पिटल आई, उसकी आंखों में मौत का डर था और उस बच्चे में एक उम्मीद। उस रात परवाती ने खिड़की के बाहर देखा। वाराणसी का पुराना शहर नींद में था, लेकिन उसका मन बेचैन। आन्या ने डिनर नहीं किया था। वो चुपचाप अपने पलंग पर बैठी थी, हाथ में वही लाल ताबिज लेकर, जैसे किसी पुरानी कहानी का अंतिम पन्ना उसी में लिखा हो। जब परवती उसके पास गई, आन्या ने आंखें उठाई नहीं, सिर्फ एक बात बोली। उन्होंने उसे झूठ बोला था। परवती का जिस्म कांप गया। उसने कहा नहीं था, लेकिन उसका दिल समझ गया। आन्या कुछ याद कर रही थी, या शायद कुछ महसूस। परवाती ने उस रात एक और फैसला किया, अगर हॉस्पिटल में जवाब नहीं मिलता तो शायद उस जगह से मिल सकता है जहां कविता ने जिंदगी के अंतिम पल बिताए थे। अगली सुबह वो उस बस्ती में गई जहां कविता रहती थी। एक तंग गली जहां कपड़े सूखने के तार सड़कों के ऊपर तक जाते थे और लोग एक दूसरे के दुख बिना पूछे समझ लेते थे। उसने पूछा, क्या यहां कविता मिश्रा रहती थी? एक वृद्ध औरत ने कहा, अरे हां, वो तो साहिब के घर में काम करती थी, राजन कुमार के यहां जज थे वो, अब तो रिटायर हो गए हैं। परवती ने उस घर तक का सफर बिना कुछ बोले तय किया। घर बड़ा था, एक पुराना हवेली जैसा, नीला गेटे और छज्जा जहां से कबूतर उड़ते थे। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला एक बूढ़ी महिला ने, सेफ्ट साड़ी में। जब परवाती ने कहा, मैं कविता मिश्रा के बारे में जानने आई हूं, तो महिला के हाथों से चाय का कप छूट गया। ये आवाज एक छोटी सी आग थी जो उस घर के पुराने राजों को जलाकर उभरने वाली थी। उस पल परवती समझ गई थी जो बात उसने सिर्फ एक रूहानी छूत के रूप में महसूस की थी। वो साश्ती कविता के साथ कुछ हुआ था, और आन्या वो उस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं थी, शायद वो उस कहानी की कुंजी थी। और उस पल से एक नई तलाश शुरू हुई, एक ऐसी कहानी की जहां कब्रिस्तान की मिट्टी से ज्यादा गहरी बातें लोगों के दिल में छुपी थी। पर अब वो बातें जमीन फाड़ कर बाहर आने को तैयार थी। उस दिन के बाद से आन्या कुछ अलग हो गई थी। उसकी आंखें ज्यादा गहरी लगती थी, जैसे वो दुनिया से नहीं, किसी और जगह से देख रही हो। वो बोलती नहीं थी, सिर्फ देखती थी। अनाथालय के पीछे जो पुरानी वरांदा थी, जहां एक बहुत पुरानी पीपल और आम की जाड़ मिलाकर बड़ी एक मंगोए ट्री बन गई थी, वहीं वो दिन भर बैठ जाती। उसका नजर सिर्फ उस पेड़ पर था, जैसे किसी का इंतजार हो। बच्चों ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने एक रात नींद में चीखना शुरू किया, सब डर गए। उन्होंने उसे झूठ बोला। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा अनाथालय जाग गया। परवाती तुरंत उसके कमरे में भागी।
आन्या का पूरा शरीर कांप रहा था, आंखों में दर्द था, पर उसकी आंखें खुली थी। वो सो रही नहीं थी, वो देख रही थी कुछ जो किसी और को नहीं दिखता। उसके बाल चिपक गए थे पसीने से, और गले में लटकता लाल ताबिज ज्यादा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई ऊर्जा हो। परवाती ने उसे थमे रखा, उसका सर अपने सीने से लगाया। आन्या ने उस पल सिर्फ एक बात कही, वो मुझे बुला रही थी। उसके बाद वो सो गई, लेकिन परवाती के लिए वो रात नींद से खाली थी। सुबह होने तक उसने एक फैसला ले लिया था। उसे कविता की पुरानी दुनिया को समझना होगा, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वो वाराणसी के एक और कोने में गई जहां के लोगों ने कविता को काम करते देखा था। जज राजन कुमार के घर में, एक मकान जो अब भी किसी समय के राज को छुपाए बैठा था। जब परवती ने फिर से उस दरवाजे पर दस्तक दी, तो दरवाजा इस बार एक नौकर ने खोला। उसने अंदर बुलाया। लीला कुमार, जज की पत्नी, अब भी धीमी सी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी नहीं थी, एक अजीब सा दाढ़ भी था। परवाती ने पूरा सच बताया। आन्या का चिल्लाना, उसका कब्रिस्तान ले जाना, कविता की काब्र, उस सपने जैसा सपना, और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड। लीला चुप थी। उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था, लेकिन वो टूटने से बच रही थी। और फिर, बिना कुछ कहे, उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया। एक पुराना फ्रेम, जिसमें एक छोटी सी लड़की का फोटो था। ये कविता थी जब वो यहां काम करती थी। वो हमेशा चुप रहती थी, लेकिन एक बार मैं उसे रोती हुई देखकर पूछ बैठी थी, क्या हुआ? उसने बस कहा था, कुछ लोग रूह भी ले लेते हैं, सिर्फ इज्जत नहीं। परवाती ने उस घर के एक एक कोने को देखा। हर दीवार कुछ कह रही थी, हर सांस एक कहानी सुना रही थी जो कभी बोली नहीं गई। पर उस दिन, जब वो घर छोड़कर वापस जा रही थी, उसका दिल कह रहा था, राजन कुमार कुछ छुपा रहा है। और उसने अपने अंदर की आवाज को पहली बार नजरअंदाज नहीं किया। उस रात अनाथालय में कुछ अजीब हुआ। आन्या, जो दिन भर कुछ नहीं बोली थी, रात में छुपके से उठी और वेरंदा में चली गई। चन्नी फैल रही थी और हवा में नीम के पत्तों की खनक थी। आन्या ने पेड़ के नीचे बैठकर मिट्टी में कुछ खोदना शुरू किया। सुबह जब परवाती ने उसे वहां देखा, उसके हाथों में एक छोटी सी मूर्ति थी, एक माँ दुर्गा की मूर्ति जो पुरानी और मिट्टी से भरी थी। उसने कहा नहीं, पर परवाती समझ गई। वह मूर्ति उस पेड़ के नीचे छुपी थी, जैसे कोई रक्षा कर रही हो उस बच्ची की। उस दिन के बाद से परवाती ने एक और रास्ता चुना। वो कविता के आखिरी सालों की जिंदगी को ढूंढने निकली। हॉस्पिटल से पता चला कि कविता किसी से मिलती थी अक्सर, जब वो ड्यूटी के बाद घर जाती थी। कोई आदमी जो उसे गेट के बाहर मिलता था, लेकिन उस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। पर एक वार्ड बॉय ने बताया, उस आदमी का जैसा झलक मैंने देखा, वो किसी ऑफिसर जैसा लगता था। गड़ी में आता था, पर कभी अंदर नहीं आया। परवती को समझ आया, जो राज वो खोलने जा रही थी, वो सिर्फ कविता और आन्या का नहीं था, वो एक पूरी समझ, एक पूरी व्यवस्था का था। ऐसी औरतें जो रोज दाढ़ में जीती हैं, जिनके आंसू किसी फाइल में रिकॉर्ड नहीं होते, ऐसे बचपन जो पहचान के बिना पल जाते हैं, और ऐसे लोग जो कभी अपनी गलतियों का सामना नहीं करते जब तक रूह चीख न पड़े। उस रात जब परवती ने आन्या के कमरे में झांका, वो फिर से वही मंगुए ट्री की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बैंड थी, पर आंखों के कोने से एक आंसू टपक रहा था। परवती ने उसका हाथ पकड़ा। उस ताबिज में कुछ था, एक कहानी का हिस्सा, एक बैंड पत्रा या एक प्रतिशोध। जो भी था, वो अब चुप रहने को तैयार नहीं था। वो घर पुराना था, लेकिन उसकी दीवारों में एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ यादों का बोझ समझ सकती थी। जब परवाती ने राजन कुमार के हवेली का दरवाजा फिर से खटखटाया, उसका मन घंटी की तरह बज रहा था, एक ऐसा बजन जो सिर्फ सच्चाई के करीब आने पर महसूस होता है। दरवाजा इस बार नौकर ने नहीं, स्वयं राजन कुमार ने खोला। बाल बिल्कुल सफेद, हाथ में एक चंदी की छारी, आंखों में थकान और कुछ और, एक डर जो देखने वाले को समझ आ जाए पर कहने वाला कभी ना माने। उसने परवती को बैठने का संकेत दिया और खुद एक पुरानी कुर्सी पर बैठे। सामने की दीवार पर अवार्ड्स और पुरस्कारों से भरे फ्रेम थे, सालों की मेहनत, इज्जत और न्याय के प्रमाण पत्र। लेकिन उस दिन उन दीवारों पर सिर्फ एक चीज चमक रही थी, एक छुपाई हुई कहानी का बोझ।
पर्वती ने कविता मिश्रा का नाम लिया तो लगभग एक पल के लिए राजा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन तुरंत उसने अपना चेहरा संभाल लिया, जैसे एक जज सबूतों के बिना फैसला नहीं करता। पर्वती ने बिना किसी झिझक के कहा, एक 5 साल की लड़की जो कब्रिस्तान का रास्ता जानती है बिना कभी वहां गए, जो नाम पढ़ती है बिना पढ़ना सीखे, जो चीख चीख कर कहती है कि उसकी मां को झूठ बोला गया था, क्या आप इससे बस एक संयोग मानेंगे या कुछ और? राजान ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उठकर बुकशेल्फ तक गया और वहां से एक खाली फोटो फ्रेम उठाकर लाया। उस फ्रेम में कुछ नहीं था, ना तस्वीर, ना लिखावट, सिर्फ एक सूनापन जो खुद बोलने लगा। उसने उस फ्रेम को पलट दिया, शायद याद दिलाने के लिए कि कुछ यादें तस्वीरों में नहीं होती, वो बस खौफ बनकर छुप जाती हैं। उसके पीछे बैठे लीला कुमार के आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसने कुछ कहा नहीं। रजान ने तो और भी कम कहा, बस इतना, बच्चे अजीब बातें करते हैं। पर उसकी आंखों में एक डर था जो साफ दिखता था। पर्वती ने फिर से पूछा, आप बता सकते हैं कि कविता की बेटी का रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला? और वो बच्ची, वो उस कब्र को कैसे जानती है? राजा ने ना तो हाँ कहा ना, उसने सिर्फ खिड़की के बाहर देखा, जहां पीपल के पत्ते धूप में हिल रहे थे। वो कुछ छुपा रहा था, लेकिन नफरत नहीं बल्कि शर्म। वो घर उस पल एक अदालत बन गया था जिसमें जज खुद कटघरे में था और फैसला उसकी बेटी के आंसुओं में लिखा जा रहा था। पर्वती ने देखा कि अगर वो उस समय और कुछ बोली तो शायद सच कभी बाहर नहीं आएगा। इसीलिए बिना कुछ और कहे उसने वहां से निकालना उचित समझा। लेकिन जाते जाते उसने एक और बार उस फोटो फ्रेम को देखा। उस खाली जगह में आन्या का चेहरा दिखाई दिया। एक पल के लिए ही सही, लेकिन दिखाई दिया। वापस अनाथालय लौटकर पर्वती सीधा कविता के कब्र तक गई। उस दिन मौसम बदला हुआ था, हवा में एक अजीब सी उदासी थी। उसने कविता की कब्र पर नए फूल रखने चाह, पर सबसे पहले उसने अपने पग से वो लाल ताबिज निकाला, वही जो आन्या ने हमेशा पहना था। उसने उस ताबिज को हाथ में लेकर कब्र के पास बैठी रही। क्या ये कविता का था? क्या उसमें कुछ यादीन बैंड थी, या शायद कुछ और? एक निशानी, एक संकेत। उसने जमीन में छोटी सी खुदाई की और उस ताबिज को उसी मिट्टी में दबा दिया, ध्यान से, श्रद्धा के साथ, जैसे किसी छुपी हुई कहानी को उसकी असली जगह देना चाह रही हो। वो जानती थी कि ये बस एक छोटा कदम था, लेकिन कहानी के कुछ टुकड़े आपस में मिलने लगे थे। आन्या, कविता और रजन कुमार, 3 नाम, 3 जिंदगियां, एक सच। उस रात जब पर्वती ने आन्या के कमरे में झांका तो लड़की एक बार फिर उस मंगोत्री के नीचे बैठी थी। चंद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आंख उठा कर पर्वती की तरफ देखा और कुछ बोला नहीं। सिर्फ एक पल को, जैसे उसने महसूस किया हो उसने मेरा कुछ वापस कर दिया है। तब पर्वती समझ गई, अब सच बोलने का समय आया था। और उस सच के सामने हर इज्जत, हर दर, हर छूत छोड़ा पड़ने वाला था। अगली सुबह पर्वती ने बिना किसी दर के म्यूनिसिपल रजिस्ट्री ऑफिस का रुख किया। मौसम महल था, धूप हल्की थी, लेकिन हवा में एक कसक थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें कविता मिश्रा के हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स थी और एक छोटी तस्वीर आन्या की, जैसे 2 कहानियों के बीच एक पुल। उसका इरादा था किसी भी तरह से आन्या और कविता के बीच का संबंध ढूंढ निकालना। उसने जन्म पत्र, एडॉप्शन फाइल्स, ऑर्फनेज इनटेक फॉर्म्स, हर एक कागज पलट डाले, हर नाम चेक किया, हर तारीख। लेकिन जो उसने नहीं पाया, उसने उसका दिल और तेज धड़का दिया। कविता मिश्रा के नाम से किसी भी बच्ची का जन्म दर्ज नहीं था, न किसी हॉस्पिटल में, न किसी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, जैसे वो मां बनी ही नहीं थी। पर्वती ने अपना पहला सवाल उस क्लर्क से किया, क्या कभी ऐसा होता है कि मां के रिकॉर्ड के बिना ही बच्चा ऑर्फनेज में आ जाए? क्लर्क, जो एक वृद्ध महिला थी जिसका चश्मा बार बार नाक से फिसलता था, एक पाल के लिए रुकी। फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी हाँ, जब किसी औरत को अपना पाप छुपाना हो या जब उससे छुपाया जाए। वही क्लर्क थोड़ा और झुक कर बोली, कविता, आपने कविता मिश्रा का नाम लिया। मुझे याद है, एक समय उस नाम का जिक्र थर्ची लक्ष्मी नगर के एक पुराने अनाथालय से जुड़ी हुई। पर्वती ने तुरंत कलम और नोटबुक निकाला। वो अब बंद हो चुका है, क्लर्क ने कहा। शहर के उस हिस्से में अब एक गोडाउन है, लेकिन पहले
वहां कुछ और होता था। ऐसे बचपन का बंदर जहां लोग अपना बोझ छोड़कर चले जाते थे। परवाती का दिल संक गया। उसने कभी उस अनाथालय के बारे में नहीं सुना था। उसने तुरंत ऑटो लिया और लक्ष्मी नगर की तरफ चली गई। पुरानी गलियां थी, कुछ सुन्नी कुछ भरी हुई कहानियों से। जहां एक समय लोगों ने सिर्फ समझ के डर से माओं को छुपाया, वहां अब सिर्फ सन्नाटा था। एक गोडाउन था जिसमें पुरानी कुर्सियां, तूते खिड़की के फ्रेम और एक धूल से भरा हुआ मंदिर का मूर्ति पड़ा था। लेकिन पड़ोस में अब भी लोग थे। पार्वती ने उनसे पूछा, यहाँ पहले एक ऑर्फनेज था, कविता मिश्रा नाम की औरत से जुदी हुई। एक बुढ़ी औरत जिसका हाथ कांप रहा था बोले, वो जगह अनाथालय नहीं थी, वो एक छुपान घर था जहां गरीब औरतें बच्चे छोड़ जाती थी, कुछ पैसों के लिए, कुछ रक्षा के वादे में। क्या होता था उन बच्चों का कोई नहीं जानता। उस पल पार्वती के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। आन्या क्या ऐसे ही किसी जगह से आई थी? क्या उसका पूरी तरह से खो गया जन्म किसी और के पापों की वजह से हुआ था? और सबसे ज्यादा, क्या कविता को मजबूर किया गया था? क्या उसने खुद छोड़ा था अपनी बेटी को दर्द के साथ? जब पार्वती वापस अनाथालय पहुंची, रात हो चुकी थी। चंद ऊपर था लेकिन रोशनी कम थी। आन्या ने खाना नहीं खाया था। उसका बदान तप रहा था। उसने आंखें नहीं खोली, बस कुछ अजीब सा बोल रही थी नींद में, पिताजी मुझे भूल मत जाना। पार्वती का गले का रस सूख गया। उसने आन्या का हाथ पकड़ा, उसके माथे पर कपड़ा रखा। बच्ची थरथरा रही थी और उसकी सांस तेज हो गई थी। उस रात पार्वती ने मंदिर में जाके दिया जलाया। उसने पूछा भगवान से, कविता से, अपने आप से, यह सच कहाँ छुपा है और कितना छुपा रहेगा? लेकिन जवाब सिर्फ हवा में गूंज रहा था। हर वक्त एक नई पर्दादारी, एक नया राज। अगली सुबह जब बच्चे अनाथालय के आंगन में खेल रहे थे, आन्या वरांदा में चुपचाप बैठी थी। उसका ताबिज फिर से चमक रहा था। उसकी आंखें किसी दूरी जगह पर टिकी थी, जैसे वो किसी को देख रही हो जो किसी और को दिखाई नहीं देता। उसकी चेहरे पर एक भय और एक संतुलन था, जैसे वो किसी पुरानी याद से बात कर रही हो। उसके पास जाने पर भी उसने पार्वती से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बात बोली, माँ ने मुझे दिया था पर उन्होंने उसे छीन लिया। पार्वती को लगा जैसे आन्या ने सब कुछ जान लिया हो, न जाने किस रूप में, न जाने किस तरीके से, लेकिन वो सच जिसे दुनिया ने ढूंढने से इनकार कर दिया था, वो आन्या की रूह में कहीं लिखा गया था। और तब पार्वती समझ गई, समय कम था, सच उसके बहुत करीब था, लेकिन शहर उसके खिलाफ था। दर्द, समझ, इज्जत, सब कुछ कविता के राज को दबा के रखना चाहते थे। लेकिन एक छोटी लड़की अपने आंसुओं और एक ताबीज के साथ सच के गेटे पर दस्तक दे रही थी, और उसकी आवाज अब चुप नहीं रहने वाली थी। दिन ढल रहा था और वाराणसी के आसमान पर लाल सा रंग छाया हुआ था। पार्वती अनाथालय के दफ्तर में पुरानी फाइल्स के बीच झुकी बैठी थी। धूल भरी अलमारियों के अंदर की दुनिया में उसने कब का भूला बिसरा एक पुराना एनवलप देखा, एक कोने में दाबा हुआ, जैसे उसने जानबूझकर छुपने की कोशिश की हो। वो पीला, सिल जा चुका लिफाफा उस समय से भी पुराना लग रहा था जब कविता इस दुनिया में थी। उस पर लिखा था, अगर मेरी बेटी जिंदा हो तो ये पत्र उसे मिल जाए। पार्वती के हाथ कांप गए। उसने लिफाफा धीरे से खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, उस हस्ताक्षर हिलती हुई, जैसे लिखते वक्त हाथ भी रो रहा हो। पत्र में कविता ने लिखा था, मैंने उसे छोड़ आई, मजबूरी थी, कोई और रास्ता नहीं था। उस समय मैं सिर्फ माँ थी, पर दुनिया ने मुझे एक पापी औरत बना दिया। हर लाइन में एक राज था, हर शब्द एक कसक। पत्र में एक जगह कविता ने लिखा, वो कभी नहीं जाने पाया कि उसका खून मेरे अंदर था। उसने मुझे पैसों से छुपने को कहा था कि एक जज का दाग दुनिया नहीं बर्दाश्त करेगी। पार्वती का सांस रुक गया। जज। उसने तुरंत कविता के हर शब्द को दोहराया। आखिरी लाइन में लिखा था, हर सोमवार संगम घाट पर जाके वो रोकर लौटता है। उसे पता नहीं कि मैं जानती थी, कि मैं देख लेती थी। उस पल पार्वती के लिए हर तस्वीर, हर सवाल, हर शाख एक साबित होकर उभरने लगा। जज रजन कुमार क्या सच में कविता से जुदा था? क्या वही आदमी था जिसने कविता को पैसों से खरीद कर खामोश कर दिया?
या उसके अंदर भी कुछ ऐसा था जो उसे आज भी तोड़ रहा था। अगली शाम परवाती संगम घाट पहुंची। शाम का समय था, तट की तैयारी हो रही थी। गंगा की लहरों में सूरज के रंग घुल रहे थे। उसने धूप की रोशनी में आंखें छोटी करके देखा। एक पुराना आदमी सेफ्ट कुर्ता और छड़ी लिए किनारे के पास बैठा था। उसका झुकना, उसका छुपकर रोना, उसके हाथों का कांपना, हर चीज एक वजह बनती जा रही थी। वो राजन कुमार था। परवाती ने दूर से देखा। वो समय के साथ टूटा हुआ एक आदमी लग रहा था। न वो गर्व रहा, न अभिमान, सिर्फ शर्म और एक ऐसी गिल्ट जो सालों से अंदर ही अंदर घाव बन चुकी थी। उसने गंगा में कुछ फूल बहाए और फिर सिर झुका कर बैठा रहा, जैसे किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। परवाती ने उस वक्त उसके पास जाने की जगह नहीं समझी। उसने सिर्फ देखा, महसूस किया और समझा। जो आदमी समझ के लिए न्याय करता था, वो अपनी बेटी के लिए अपने आप से न्याय नहीं कर पाया। एक पूरे समझ का भय, एक पुरुष की प्रतिष्ठा और एक माँ का घूमता हुआ सच, इन तीनों ने आन्या का जीवन छीन लिया था। वापस आके परवती ने पत्रा को आन्या के कपड़ों के ड्रॉर में रख दिया। उसने सोचा, जब समय सही होगा तब आन्या पढ़ेगी। लेकिन उस रात आन्या ने कुछ अलग किया। उसने बिना किसी को बताए एक ड्राइंग बनाई। एक आदमी झुक कर बैठा है, उसके पास एक छोटी लड़की खड़ी है, उसकी आंखों से एक लाल आंसू टपक रहा है। नीचे लिखा था, मुझे सब याद है। परवती ने वो तस्वीर देखी और उसका जिस्म थरथरा उठा। आन्या ने कभी रजन को देखा नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ महसूस किया था। एक रिश्ते का वजह, एक खामोशी की चीख, एक आंसू जो कब का गिर चुका था पर अभी तक सुख नहीं पाया था। अगली सुबह जब परवती मंदिर गई, उसने भगवान से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा, उस लड़की को उसका सच मिल जाए और उस आदमी को उसका माफी। वाराणसी के मंदिर के घंटे बज रहे थे, गंगा में डुबकियां लग रही थी और आसमान में एक नई शुरुआत की घटना लिखी जा रही थी। उस दिन के बाद से परवाती को मालूम था, वो अब किसी राज के पीछे नहीं भाग रही थी, वो सच के साथ चल रही थी। और वो सच राजन कुमार के आंखों से गिरता एक आंसू बन चुका था, जिसे दुनिया सिर्फ एक समय के बूझ के रूप में देखती थी। पर आन्या, उसके लिए वो आंसू एक जवाब था। परवाती के हाथों में अब सबूत था, पत्रा, तस्वीर, घट पर देखा हुआ सच और दिल में एक ज्वाला जो सालों पुरानी खामोशी को जलाकर राख कर देने को तैयार थी। लेकिन वो जानती थी, रजन कुमार जैसे आदमी के सामने जाके कह देना तुम उसके पिता हो उतना ही असंभव था जितना एक सोई हुई याद को जगा देना। उसने फैसला किया, पहले आन्या से बात करेगी। शायद उस मासूमी में कोई मिल जाए। शाम का समय था। अनाथालय में सब बच्चे खिलखिला रहे थे, लेकिन आन्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक खाली कागज था और उसके हाथ में एक काला रंग का क्रेयॉन्स। उसने अब तक एक भी लाइन नहीं खींची थी। परवती ने धीरे से दरवाजा खोला और उसके पास बैठ गई। बिना किसी भूमिका के उसने उससे पूछा, आन्या, संगम घाट पे तुमने जिसे रोता देखा था, तुम उसे जानती हो? आन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस अपना सिर झुका दिया और धीरे धीरे अपना शरीर आगे पीछे हिलाने लगी, जैसे किसी ट्रांस में हो। परवाती ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तब आन्या ने एक शब्द बोला, एक फुफकर जैसे आवाज में। झूठ बोला उसने, मां से भी, मुझसे भी। परवती का सांस एक पल के लिए रुक गया। ये बच्ची अभी सिर्फ 5 साल की थी, फिर भी उसके शब्दों में एक ऐसी याद थी जो जन्मों पुरानी लगती थी। उसने उस रात आन्या के साथ सोना चाहा। बच्ची ने नींद में कुछ अजीब से शब्द बोले, नाम नहीं, सिर्फ टुकड़े। छोटा कमरा, दरवाजा बंद, छुप जा कविता, कुछ मत बोल। हर एक टुकड़ा एक कहानी के भूले हिस्से जैसा था। पर सबसे भयानक था उसका एक्सप्रेशन। एक पल के लिए आन्या की आंखें खुली थी, लेकिन वो देख रही थी किसी और को। अगले दिन आन्या ने खुद ही एक नई तस्वीर बनाई। इस बार बिना किसी के कहने के उसने सेफ्ट कागज पर 3 छोटी सी शक्लें बनाई। एक आदमी, एक औरत, एक लड़की। आदमी सूट में था, उसका चेहरा अंधेरा, सिर्फ एक लाल आंसू। और औरत नीचे गिरी हुई, जिसका हाथ लड़की की तरफ बढ़ा हुआ था। लड़की गाले में वही लाल ताबीज पहने हुए खड़ी थी। नीचे लिखा था, वो मुझे देख रहा था जब मां गिर गई थी।
परवाती के पैरों के नीचे की जमीन फिर से खिसक गई। आन्या के दिमाग में सिर्फ यादें नहीं थी, उसके अंदर सच छुपा था। वो सच जो किसी कोर्ट में नहीं, किसी किताब में नहीं, सिर्फ एक मासूम के दिल में जिंदा था। उसने पहली बार सोचा, क्या राजन कुमार ने सिर्फ कविता को छोड़ा था या कुछ और भी किया था। वो सवाल दिमाग में घुस गया और दिल में एक जालन के रूप में उठता रहा। परवाती के लिए अब सबसे बड़ा कदम था किसी और से वो सच सुनना जो कविता कभी नहीं बोल पाई। और उस घर में सिर्फ एक ही इंसान बचा था जिसे वो विश्वास कर सकती थी, लीला कुमार, राजन की पत्नी। एक औरत जो सालों से एक राज के साथ जी रही थी। शायद उसके पास वो टुकड़ा था जिसे जोड़कर पूरा सच सामने आ सकता था। वो अगले दिन सुबह ही राजन कुमार के घर पहुंच गई। दरवाजा इस बार लीला ने खोला। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक शांति भी, जैसे वो जानती थी कि यह दिन आएगा। परवाती ने बस इतना कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। लीला ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन ड्राइंग रूम के बजाय एक पुराने कमरे में ले गई। यह माँ का कमरा था। उसने कहा, राजन यहां नहीं आता। कमरा नीला था, नीली दीवारें, नीला पर्दा, नीला बेड कवर। और उस कमरे की खामोशी में कुछ बोलता था, एक पुरानी कहानी, एक दर्द। पार्वती ने बिना घुमाए सीधा सवाल पूछा, क्या आन्या राजन की बेटी है? लीला ने तुरंत आंखें बैंड कर ली, एक लंबी सांस भरी जैसे एक बोझ उतारना हो। फिर उसने कहा, मैं कभी नहीं बोल पाई, लेकिन मैं सब जानती थी। उस पल लीला की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक स्वीकृति थी। उसने बताया, कविता एक बरस से उनके घर में काम कर रही थी जब सब कुछ हुआ। एक रात राजन ने उससे झूठ बोला, कहा कि वो कविता से बात कर रहा था किसी काम के सिलसिले में। लेकिन एक छोटी सी डायरी लीला के हाथों लग गई थी। डायरी में राजन ने लिखा था, मुझे डर है, अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरे बच्ची की माँ है तो मेरी दुनिया बिखर जाएगी। पर मैं उससे छुप नहीं सकता, मैं उससे हर हफ्ते मिलता हूँ। लीला ने वो डायरी जला दी। उस वक्त उसे लगा था कि वो घर को बचा रही है। मैं भी दोषी हूँ, उसने कहा। मैंने कविता की आंखों में वो दर्द देखा था, लेकिन मैंने अपनी इज्जत को उसकी जिंदगी से ज्यादा समझा। परवाती उस कमरे से निकालते वक्त टूट चुकी थी। हर जवाब मिल चुका था, हर राज खुल गया था। राजन ने सिर्फ एक औरत को नहीं तोड़ा, उसने एक बेटी को जीवित होने का अधिकार छीन लिया। आन्या के नाम को, उसकी पहचान को, उसके पिता को, सब कुछ को दफन कर दिया गया था। और अब उस सच को छुपाए रखना अपराध था। उस रात जब परवाती अनाथालय लौटी, उसने आन्या के कमरे में जाके उसके सिर पर हाथ रखा। आन्या ने आंखें नहीं खोली, पर उसने एक बात जरूर कही, वो आता है, मुझे देखता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। परवाती के आंखों से आंसू गिरने लगे। कल तक जो सिर्फ एक कहानी थी, अब एक न्याय बन चुकी थी। एक न्याय जो किसी कोर्ट में नहीं, एक माँ की यादों में और एक बेटी के सपनों में दिया जाना था। सुबह की रोशनी अनाथालय के झरोखों से छांक कर अंदर आ रही थी, लेकिन परवाती के मन में अंधेरा छाया था। उसने रात भर आंख नहीं लगाई थी। कविता की पत्रा, आन्या के सपने और लीला की वो तस्वीर जिसमें सच का एक टुकड़ा झलक गया था, सब कुछ मिलकर एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जिसका अंतिम अध्याय अब लिखा जाना बाकी था। उसके अंदर एक आग सी जल रही थी, लेकिन उस आग में घुसा नहीं था, सिर्फ एक वचन था, आन्या को उसका सच मिलेगा, पूरा मिलेगा। परवाती ने राजन कुमार के घर के दरवाजे पर तीसरी बार दस्तक दी। दरवाजा एक बार फिर लीला ने खोला। उसका चेहरा और ज्यादा पीला लग रहा था। आंखों के नीचे के काले दाग और गहरे हो चुके थे, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जो था वो था एक तैयारी, जैसे उसने अंत में हार मान ली हो। परवाती ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, अकेले में। लीला कुछ नहीं बोली, बस हाथ से इशारा करके उसे उसी कमरे की तरफ ले गई जिसे पूरे घर में नीला कमरा कहा जाता था। नीला कमरा एक अजीब सा था। उसकी दीवारें, पर्दे, तकिए सब एक ही रंग में डूबे हुए थे, लेकिन उस रंग में शांति नहीं थी। एक ठंडी सी उदासी थी, जैसे सालों से कोई बात यहीं दबाकर रखी गई हो। राजन इस कमरे में कभी नहीं जाता था। लीला ने ये बात पहले भी बताई थी, शायद इसलिए क्योंकि यहीं उसके दाढ़ ने पहली बार रूप लिया था। लीला ने दरवाजा बैंड कर दिया
और दोनों महिलाएं सामने सामने बैठ गई। पार्वती ने उससे देखा सीधे आंखों में। मैं सब जानती हूं, उसने कहा। कविता का पत्र मिला। उसमें लिखा था कि उसने किसी जज से बच्चा पाया और उस जज ने उस पैसा दिया उसके मुंह बंद करने के लिए। उसने लिखा कि वो हर सोमवार संगम घाट जाता था रोने के लिए। मैंने उसे देखा भी। उसका नाम लिखा नहीं था, लेकिन कविता ने जो तस्वीर खींचा वो रजन कुमार के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। लीला ने कोई हैरानी नहीं दिखाई, सिर्फ एक गहरी सांस ली, जैसे कई साल से बंद हो चुकी छाती अब पहली बार पूरी तरह से भारी हो गई हो। मैं सब जानती थी, उसने धीरे से कहा। मुझे उस रात पता चला जब कविता घर छोड़ गई थी। मैंने एक चिट्ठी उसके कब्दोन में पाई थी। रजान की हैंडराइटिंग थी। उसमें लिखा था, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं शादीशुदा हूं, मैं जज हूं, ये सब खत्म करो, चुप रहो। पार्वती का गाला सूखा जा रहा था। लीला बोलती गई, जैसे हर लफ्ज के साथ एक बोझ हल्का हो रहा हो। मुझे लगा था मैं अपना घर बचा रही हूं, अपनी इज्जत, अपने पति का सम्मान। इसलिए मैंने कविता को वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। उस वक्त सिर्फ गुस्सा था और एक अजीब सा डर। पर सालों से वो छोटी सी बेटी मेरे सपने में आती थी, सिर्फ आंखों से देखती थी, कुछ नहीं बोलती थी, और हर सपने के बाद मैं टूट जाती थी। मैंने कभी मां नहीं बन पाई पार्वती जी, शायद इसलिए वो दाढ़ और गहरा था। पार्वती के आंखों से आंसू बह रहे थे। हर सच जो अब तक तुकड़ों में था अब एक पूरा चेहरा बन चुका था। आन्या का वो बखी जिसे दुनिया ने एक औरत की गलती मना, एक बेकार नाम के नीचे छुपा दिया। लीला ने आंखों में आंखों डाल के कहा, वो बच्ची राजान की बेटी है। मैं आपको रोकती नहीं, आप उसे सच बताइए। उसे अपना नाम मिलना चाहिए, उसे उसका सच चाहिए। उस पल पार्वती ने समझा, लीला दोषी नहीं थी, सिर्फ वो भी एक बेआवाज पत्थर थी जो इस कहानी के महल में छुपा दिया गया था। उसने अपना पाप कबूल किया और अपनी हार भी। पर सच बोलना हार नहीं होता, कभी कभी सच बोलना ही एक जीत होती है, अपने खिलाफ। जब पार्वती घर से निकली, उसका मन भरी हुई नाड़ी की तरह था। अंदर में सब कुछ था, लेकिन चेहरा शांत। उसने सीधा आन्या के पास जाने का फैसला किया। इस बार कुछ छुपाना नहीं था, इस बार कोई राज नहीं रहना था। रास्ते में उसने उसी पत्रा को फिर हाथ में लिया, कविता के आंसुओं से गीला वो कागज जिसमें लिखा था, मैं उसे प्यार करती थी, उसने मुझे छोड़ा, लेकिन मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ा, उसे हमेशा चाहा। अनाथालय लौटकर पार्वती ने आन्या को वेरंदा में बैठा पाया। उसकी आंखें पीपल के पेड़ के एक पट्टे पर टिकी थी, जैसे कुछ देख रही हो। पार्वती उसके पास गई, उसके पीठ के पीछे बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखा। आन्या, उसने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूं, तुम्हारी मां की कहानी। आन्या ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ धीरे से अपना हाथ पार्वती के हाथ पर रखा, जैसे कह रही हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। और उस पल दो रूहों के बीच एक वचन लिया गया, सच को कभी फिर से दफा नहीं किया जाएगा। वाराणसी के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे लोग शांति और जावब ढूंढने आते थे। उस शाम वही जगह पार्वती ने चुनी, सच कहने के लिए, एक ऐसी सच्चाई जो एक 5 साल की बच्ची का जीवन हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। उसने आन्या का हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले उसे मंदिर के पीछे ले गई। पेड़ के नीचे एक छोटी सी चौकी थी, जहां कभी पंडित लोग बैठकर मंत्र जाप करते थे। आज वहां सिर्फ 2 लोग थे, एक लड़की जिसके दिल में सवाल थे और एक औरत जिसके हाथों में जवाब था। गंगा से आती ठंडी हवा, इंसेंसों की सुगंध और मंदिर के घंटों की मधुर धुन, सब कुछ उस शाम को एक पवित्र लेकिन भरी भरी सन्नाटा दे रहे थे। पार्वती ने अपने साड़ी के अंचाल से आन्या का चेहरा साफ किया, उसकी आंखों में देखा और फिर बिना किसी प्रारंभ के बोलना शुरू किया। आन्या, उसने कहा, तुम्हारी माँ एक बहुत हिम्मती औरत थी। उसने तुम्हें दुनिया से छुपा कर नहीं, तुम्हें दुनिया से बचा कर रखा। आन्या ने आंखों से कुछ नहीं कहा, पर उसकी छोटी उंगलियां पार्वती के साड़ी को मजबूती से पकड़ चुकी थी। उसने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा। पार्वती की आवाज हल्की थी, लेकिन उसके हर शब्द में एक चिंगारी थी। और वो आदमी जिसे तुमने संगम घाट पे रोते देखा, जो रोज तुम्हारे सपने में न आता है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा पिता है। ये कहते ही पार्वती ने एक गहरी सांस ली, जैसे एक बोझ उतर गया हो।
आन्या ने अपना सिर झुका लिया। कोई चीख, कोई हिचकी, कोई हिरन नहीं, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। उसने ध्यान से अपने हाथों को देखा, फिर उन्हें गोद में रख लिया। पार्वती ने सोचा शायद वो समझ नहीं पाई, पर उसने जब पूछा, क्या तुम मुझे सुन रही हो, तब आन्या ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, मुझे पता था। पार्वती का दिल थामा। क्या? उसने हल्की आवाज में पूछा। आन्या ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मैं उसकी आवाज याद करती हूँ, उसका कोट जिसमें एक सुगंध होती थी, और कुछ बातें जो उसने कभी पूरी नहीं की। मुझे नहीं पता ये सब कैसे, लेकिन मैं हमेशा महसूस करती थी कि कोई था जिसे बोलना चाहिए था, पर उसने नहीं बोला। पार्वती ने उसे अपने से लगा लिया। आन्या के कंधे हल्की हल्की कांप रहे थे। उस रात आन्या ने कुछ और नहीं बोला, लेकिन उसने अपना सर पार्वती के गोद में रख दिया और धीरे धीरे सो गई, जैसे उस सच के बाद उसका पूरा वजन उतर गया हो। उसकी नींद पहली बार शांत थी। उस रात उसने सपने में कोई चीख नहीं मारी, कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ सोई राही, जैसे एक बोझ से मुक्त रूह। पार्वती ने उसी रात अपने मन में एक संकल्प लिया, आन्या को उसका अधिकार मिलेगा, उसकी पहचान, उसका नाम, उसका पास्ट। लेकिन वो यह भी जानती थी, यह रास्ता आसान नहीं होगा। समझ के लिए कविता सिर्फ एक नौकरानी थी, राजन कुमार एक इज्जतदार जज, और आन्या उस रिश्ते का सबूत। अगली सुबह जब पार्वती अनाथालय के गेट के पास पहुंची, एक काली गाड़ी रुक चुकी थी। शीशे से एक पुराना चेहरा झंका, राजन कुमार। पहली बार बिना किसी बुलावा के वो खुद आया था। उसने पार्वती को देखा। आंखों में वो घम था जो सिर्फ समय से भर सकता है। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आया। उसका छोटा कदम उसके बोझ के सम्मान था, एक समाज के न्यायाधीश का एक समर्पण। और तब आन्या बाहर आई। उसने पार्वती का हाथ छोड़ा और राजन की तरफ देखा। दोनों के बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा था। फिर बिना किसी भाषा के वो सामने आई। राजन के पैर कांप रहे थे। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। और तब उसने कुछ किया जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो घुटनों के बल गिर गया। आंखों से आंसू बहते गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो। आन्या ने उससे देखा लंबे समय तक। फिर उसने सिर्फ एक बात बोली, आपने मुझे जब छोड़ा, मुझे तब समझ नहीं आया। अब समझ आया है, पर जो चीज उस दिन छूती थी वो कभी वापस नहीं आएगी। पार्वती ने आंखें बैंड कर ली। राजा कुमार, जो सालों तक फैसले सुनाता रहा, आज खुद एक 5 साल की बच्ची के शब्दों से तूता। उस दिन कोई कोर्ट नहीं था, कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था, सिर्फ एक सच था, और एक लड़की जिसने सच कहकर दुनिया के सबसे बड़े जज को झुका दिया। अनाथालय के आंगन में उस दिन जो हुआ, उसकी गूंज सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही। वो हवा में घुल गई, बच्चों के खेल में छुप गई, और शहर के एक एक कोने तक पहुंच गई। एक समय का मशहूर जज राजन कुमार अपनी छोटी सी बेटी के सामने घुटनों के बल झुका था। जो हाथ कभी न्याय की मोहर लगाते थे, आज वही हाथ माफी के लिए झुके हुए थे। देखने वालों के लिए ये एक दृश्य था जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और महसूस करने वालों के लिए एक कर्म का पलट। पार्वती उस दृश्य के एक कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू और छाती में एक आग, ऐसी आग जो इंसाफ की नहीं थी, लेकिन इंसानियत की थी। उसने सोचा था कि वो दिन शायद एक आखिरी मोड़ होगा, लेकिन उस पल उसने समझा, सच कभी खत्म नहीं होता। जब उससे बोल दिया जाता है, तब वो सिर्फ एक और दायित्व बन जाता है। राजन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और आन्या के सामने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, और मैं समय से हार गया। मुझे एक मौका दो, जो भी तुम कहोगी मैं करूंगा। आन्या चुप थी। उसकी आंखों में दर्द नहीं था अब वहां एक संवेदना थी, लेकिन साथ ही एक सीमा भी। उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ वो चाहिए जो आपने मुझसे कभी लिया था, सच। राजन का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसने पार्वती की तरफ देखा, जैसे उसके पास कुछ शब्द हो जो आन्या तक पहुंच नहीं पा रहे थे, पर पार्वती ने बस सिर हिला दिया। इस बार फैसला किसी और के हाथ में था। 2 दिन तक राजन कुमार अनाथालय के आसपास ही मंडराता रहा, लेकिन इस बार ना गिफ्ट्स के साथ, ना पैसे के प्रॉमिस के साथ।
उसने बस एक बार पीपल के पेड़ के नीचे सफाई में मदद की। दूसरे दिन किचन में जाकर बर्तन धोए। तीसरे दिन लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें ठीक से रखी। अनाथालय के बच्चे पहले हिचकिचाए, फिर धीरे धीरे उनके साथ खेलने लगे। आन्या उसे देखती थी, दूर से, पर कभी पास नहीं आई। पर्वती ने देखा, ये लड़की कोई जनरल माफी नहीं चाहती थी। उससे बदला भी नहीं चाहिए था। उसे बस एक सुविधा चाहिए थी कि उसका पीटा पहली बार बिना शब्दों के, बिना घमांड के, सिर्फ एक इंसान बनकर सामने आए। एक शाम जब राजन लाइब्रेरी में किताबें साफ कर रहा था, आन्या अंदर चली गई। उसने सिर्फ इतना पूछा, आप सच में पढ़ते थे इन किताबों को या सिर्फ फैसले लिखते थे? राजन ने पहली बार आन्या की आंखों में देखा और मुस्कुराया। मैं फैसले लिखता था, पर अपने लिए कभी कोई नहीं लिख पाया। आन्या ने उसके पास जाकर एक कुर्सी खींच ली। दोनों ने मिलकर एक पुरानी कहानी पढ़ी। बिना किसी रिश्ते के बोझ के पर्वती के लिए यह दृश्य एक आश्चर्य था। एक जज, जिसे समझ नेहरू टोपी में पोडियम के पीछे देखा था, आज एक छोटी लड़की के साथ बैठकर एक कहानी पढ़ रहा था जिसमें राजा भी था, चोर भी था, और अंत में सच की जीत होती थी। 2 हफ्तों के अंदर राजन ने एक वकील से मिलकर अपने लीगल विल अपडेट की। उसने आन्या का नाम उसमें लिखवा दिया, बिना शब्द बदले, बिना कुछ छुपाए। पर्वती ने देखा कि उसने कभी आन्या से यह बात नहीं की। शायद वो जानता था, पैसा आन्या को वापस नहीं करेगा उसके बिताए हुए सपने, उसके माँ के आंसू, या उसकी अपनी गलतियां। एक दिन जब पर्वती पूजा के लिए तैयार हो रही थी, आन्या आई और पूछा, क्या माँ को भी ऐसे ही माफी मिलती है जब वो गलती नहीं करती, लेकिन दुनिया उन्हें दोषी बना देती है? पर्वती ने उसे अपने से लगा लिया। कभी कभी माफी सच बोलने में होती है, कभी किसी को माफ कर देना ही अपने आप को आजाद करना होता है। उस शाम राजन ने एक छोटा सा प्लांट लेकर आन्या को दिया। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। मैं कुछ और तो नहीं ला सका, पर यह पेड़ जब बड़ा होगा तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसके पट्टों में लिखा होगा। आन्या ने प्लांट लिया, उसकी जड़ों को देखा और कहा, मैं इसे उस जगह लगाऊंगी जहां मां सोती हैं। वहां अब तक कोई पौधा नहीं लगा। पर्वती ने आंख में आंसू संभलते हुए देखा। आन्या ने कब छोटी सी लड़की होना छोड़ दिया था और एक ऐसी रूह बन गई थी जिसमें शब्द से ज्यादा ज्ञान था। और राजन, वो अब एक जज नहीं था, न एक पापा, न एक दोषी, सिर्फ एक आदमी जो सीख रहा था, देर से सही लेकिन पूरी ईमानदारी से। वाराणसी की सुबह एक अलग ही शांति लेकर आती थी। गंगा के किनारे से गुजारने वाली ठंडी हवा, मंदिरों से आती शंख की धुन और एक नए दिन की नरमी, सब कुछ उस अनाथालय के आंगन में भी महसूस होता था, जहां आन्या अब सिर्फ एक अनाथ नहीं थी। उसका चेहरा जो पहले उदासी की धुन से ढका रहता था, अब धीरे धीरे रोशनी से भरने लगा था। लेकिन उस रोशनी में एक गहरा भी था, जैसे कोई अंधेरा उसके अंदर अब भी जिंदा हो, लेकिन उसने उसे अपना लिया हो। एक सुबह जब पर्वती पूजा की तैयारी में व्यस्त थी, आन्या उसके पास आई और बस इतना कहा, मुझे कुछ बनाना है। उसके हाथों में एक सेफ्ट कैनवस था और आंखों में एक निर्णय। पर्वती ने बिना कुछ पूछे उसके लिए रंग और ब्रशेस ला दिए। आन्या ने एक छोटी सी जगह मांगी, लाइब्रेरी के कोने में एक खिड़की के पास जहां धूप सीधी आती थी। वहां बैठकर उसने अपने आसपास की दुनिया से मुंह मोड़ लिया और अपने अंदर की दुनिया में खो गई। पहले एक हल्का सा रंग, फिर एक रेखा, फिर एक और। पर्वती ने दूर से देखा, लेकिन आन्या ने कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की। जैसे वो कैनवस से बात कर रही थी और उसके हर ब्रश स्ट्रोक में एक याद, एक गुस्सा, एक माफी छुपा हुआ था। पूरा दिन गुजर गया। शाम होने लगी, गंगा आरती की घंटियां सुनाई देने लगी और तब आन्या ने कैनवस को पलट कर बुलाया। वो देखना चाहेंगे? पर्वती आई। उसके साथ राजन भी था, जो उस समय छोटी लाइब्रेरी की अलमीराहें साफ कर रहा था। आन्या ने दोनों को एक साथ बुलाया। कैनवस उनके सामने था, एक तस्वीर थी, लेकिन वो सिर्फ रंगों का मिश्रण नहीं थी, वो एक कथा थी। तस्वीर में 3 प्रमुख आकृतियां थी। पहली, एक औरत लाल साड़ी में गोद में एक छोटी लड़की लिए हुए। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे याद की कुछ लकीरें छुपी हों। दूसरी आकृति, एक आदमी दूर खड़ा, अंधेरा में, सर झुकाए,
आंखों से एक लाल आंसू टपकता हुआ। और तीसरी, एक छोटी लड़की, दोनों के बीच में, गले में लाल ताबिज, आंखों में एक मुस्कान जो पूरी नहीं थी लेकिन झूठी भी नहीं थी। नीचे उसने लिखा था, मुझे याद है। रजान के पैर थरथरा गए। उसने कुर्सी थाम ली, आंखों में आंसुओं का तूफान था। उसने कैनवस को हाथ लगाया, जैसे उसमें छुपी बातें सुन रहा हो। क्या क्या ये मुझे माफ कर दिया उसने? उसने पूछा, पर्वती से नहीं, खुद से। आन्या ने उसकी तरफ देखा, लंबे समय तक कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोली, पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं आपको वही दे रही हूं जो आपने कभी मुझे नहीं दिया, एक शुरुआत। वो शब्द राजन के दिल तक जाके लगे। एक ऐसी चोट जिसका इलाज बस स्वीकृति में था। उसने सिर झुकाया, उसी जगह जहां पहले घुटनों के बल गिरा था, और अपनी आंखों से वो आंसू गिरने दिए जो सालों तक अंदर दबाए रखे थे। उसी शाम पर्वती ने एक विशेष समारोह की योजना बनाई। एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण क्रिया, कविता की याद में। उसका कब्र जो सालों से मौस और सन्नाटे से ढका था, अब एक फूलों से सजा हुआ स्थान बन गया था। पर्वती ने तय किया था, आन्या को अपनी मां का नाम पूरे गौरव के साथ दिया जाएगा। उसके लिए यह केवल एक कानूनी क्रिया नहीं थी, ये एक आत्मा संबंध था। एक वचन जो कविता को दिया गया था, अब पूरा किया जा रहा था। शाम को छोटी सी सभा में जब पर्वती ने आन्या को बुलाया, उसने कविता के कब्र के सामने एक दिया जलाया। राजन ने पहली बार कविता का नाम जोर से बोला, कविता मिश्रा। उसके मुंह से वो नाम पहली बार निकाल रहा था, बिना शर्म के, बिना गुस्से के, सिर्फ डांट के साथ। आन्या ने राजन का हाथ पकड़ा। उस पल में ना तो माफी थी, न नफरत, सिर्फ एक व्याथा थी जो दोनों को जोड़ रही थी। उसके बाद सब चुप रहे, बस गंगा के किनारे से आती हवा और दिया की लाव जो कविता के काबर पर झलक रही थी। उस जगह जहां एक औरत को भूल दिया गया था, अब एक नई कहानी लिखी जा रही थी, एक बेटी के हाथों से। रजान ने फिर कभी अपनी पुरानी कुर्सी पर वापस नहीं बैठा। उसने कानून के नियम नहीं पढ़े उसके बाद, लेकिन हर दिन वो आन्या के साथ बैठकर उसे एक कहानी सुनाता था। कभी झूठी नहीं, कभी पूरी नहीं, लेकिन हमेशा एक नई शुरुआत की बात करती हुई। अनाथालय का माहौल बदल गया था, और जब लोग पूछते थे कि आन्या कौन है, कोई कहता, वो एक कहानी है जिसे कभी सुनाया नहीं गया था, अब लिखा जा रहा है, हर एक रंग, हर एक पट्टे, हर एक आंसू के साथ। महीनों बीत गए थे। आन्या की आंखों में अब वो गहरा अंधेरा नहीं था जो कभी हर तस्वीर, हर बात, हर चेहरे पर छाया रहता था। उसकी मुस्कान अब भी धीमी थी, लेकिन उसके पीछे एक नई रोशनी थी, एक पहचान का ज्ञान, एक सच जो अब छुपाया नहीं गया। कविता मिश्रा का नाम, जो कभी सिर्फ एक भूली बिसरी कब्र पर था, अब एक जीवित याद बन चुका था। एक कहानी जो हर दिन नए रूप में लिखी जा रही थी। उस दिन अनाथालय में एक विशेष सभा रखी गई थी। सारे बच्चे सेफ्ट कपदोन में, हाथ में गुलाब के फूल, आंखों में उत्सुकता। पर्वती ने उस अनाथालय का नाम बदलने का फैसला किया था। वो अब घर नहीं, सिर्फ एक पनाहगाह नहीं था, अब उस जगह का नाम था कविता सदन। एक ऐसा स्थल जहां हर छोड़ी गई लड़की, हर दबाई गई आवाज और हर भूली हुई मां की कहानी जीवित हो सकती थी। राजन कुमार उस समारोह में पीछे की पंक्ति में चुपचाप बैठा था। उसने अब तक कभी आन्या के सामने पितृत्व का दावा नहीं किया, न उसे अपने साथ ले जाने की बात की, न ही अपने रिश्ते को ज्यादा दिखावा बनाया। उसने सिर्फ अपने कर्मों से हर दिन थोड़ा थोड़ा एक नई जमीन तैयार की थी जहां से आन्या अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके। उसने समझा था, कभी कभी एक पिता होने का अर्थ होता है पीछे रहकर देखना, बिना दबाव, बिना अधिकार, सिर्फ सम्मान के साथ। आन्या ने उस दिन पूरा वक्त एक छोटी सी स्पीच लिखने में लगाया था। जब उसने स्टेज पर चढ़कर मिक संभाला, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज पहली बार सबके सामने इतनी स्पष्ट, इतनी ठीक थी, जैसे हर लफ्ज उसके अंदर से सालों से तैयार होकर निकाल रहा हो। मैं आन्या मिश्रा हूं, उसने कहा। मुझे लोग कहते थे कि मैं अनाथ हूं, कि मैं किसी की बेटी नहीं हूं, कि मैं बस एक नाम हूं जो किसी रिकॉर्ड में नहीं लिखा गया। लेकिन आज मैं सिर्फ नाम नहीं हूं, मैं आवाज हूं, उस मां की आवाज जिसे दुनिया ने कभी सुनना नहीं चाहा। पूरा हॉल चुप था, सिर्फ उसकी सांस, उसकी धड़कन और उसकी आवाज गुनगुन रही थी। मेरी मां कविता मिश्रा एक सफाई कर्मचारी थी।
उसने एक गलती नहीं की। उसने एक इंसान से प्यार किया। उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया। और फिर दुनिया ने उसे छोड़ दिया। उसका कोई फोटो नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई निशान भी नहीं छोड़ा गया। पर उसने मुझे एक ताबीज दिया था जिसमें सिर्फ एक बात बंद थी, मैं तेरे साथ हूं। आन्या ने मिक पकड़ा और थोड़ा रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में कभी ना आई हुई दृढ़ता थी। आज ये घर जहां हम रहते हैं, उसका नाम कविता सद्दान है। यह नाम उन सब औरतों का है जिनकी आवाज दबा दी गई, जो सिर्फ दूसरों की इज्जत के बोझ तले जीती गई। पर अब उनकी आवाज कोई दबाएगा नहीं, क्योंकि मैं बोलती हूं। मैं उनके लिए बोलती हूं। सभी लोग, पर्वती, रजन, अनाथालय के पखे और मेहमान, सभी के चेहरे भीग गए थे। ये कोई जीत की घोषणा नहीं थी। यह एक अंतिम सलाम था उन सब के लिए जिन्होंने कभी अपने लिए नहीं बोला। उस दिन के बाद अनाथालय का माहौल बदल गया। आन्या अब परवाती के लीगल पेपर्स में उसकी पुत्री के रूप में दर्ज हो गई थी। एक माँ जो कविताओं की तरह संवेदनशील थी ने एक बेटी पाई थी जो खुद एक कहानी बन गई थी। आन्या हर रोज स्कूल जाती, पढ़ती और शाम में छोटी छोटी लड़कियों के साथ कविता लिखती। उसने कविता के नाम पर एक पुस्तक बनाई, मिट्टी की आवाज। उस पुस्तक में हर लड़की ने अपना नाम लिखा जिसे कभी किसी ने नहीं पूछा था। हर पहना हुआ कपड़ा, हर फाता हुआ जूता, हर आंसू अब उस पुस्तक में लिखा गया था। लेकिन अब वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे। अब वो आंसू यादों के थे, संघर्ष के और विजय के। राजन कुमार कभी कभी आता, कभी बिना कुछ कहे कविता की कब्र के पास बैठता, कभी एक छोटी छोटी पौध लगाता। उसने एक बार कहा था परवाती से, मैं अब भी नहीं जानता कि माफी कौन देता है, खुद या सामने वाला। पर मुझे लगता है आन्या ने मुझे वो दिया जो मैंने कभी डिजर्व नहीं किया। परवाती ने बस इतना कहा था। उसने सिर्फ दिया नहीं, उसने तुम्हें दोबारा जिंदा किया। कविता की कब्र जो पहले एक वीरन कोना था, अब हर हफ्ते नए फूलों से सजता। अनाथालय के हर नए बच्चे को सबसे पहले वही ले जाया जाता जहां आन्या बताती, यह मेरी माँ है। उसने मुझे दुनिया नहीं दी, पर उसकी यादों ने मुझे दुनिया जीतना सिखा दिया। और हर बार जब कोई लड़की कविता सदान में अपने आंसुओं के साथ आती, आन्या उसे गले लगाकर कहती, रोना मत, अब तू आई है, अब तू भी याद रहेगी। आसमान में बादल होते, लोग आते जाते, कहानियां बनती, बिखर जाती, लेकिन कविता की कहानी अब सिर्फ एक कब्र में बैंड नहीं थी। अब वो जीती थी, हर लड़की की आंखों में, हर माँ के दिल में, और उस आवाज में जो आन्या के होठों से निकालकर पूरी दुनिया को याद दिलाती थी, अब हम भूलाए नहीं जाएंगे।